गुड मॉर्निंग। कहाँ पे थे कल? त्रिभुज पे। क्षेत्रफल देख रहे थे, है ना? क्षेत्रफल में वर्ग देखा था और आयत देखा था। इनके बारे में बेसिक चीजें सीखी थी कि क्या होते हैं और इनका फार्मूला क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 चीजें देखी थी। तो वर्ग का मतलब चारों भुजाएं समान होगी और परिमाप कैसे निकालोगे? चारों भुजाओं को जोड़ दोगे। और क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा करोगे। और आयत में लंबाई गुणित चौड़ाई करोगे। और आयत का परिमाप कैसे निकालोगे? चारों भुजाओं को जोड़ दोगे। और अगर मान लो किसी में भुजा नहीं दी और आपको क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकालोगे? विकर्ण का वर्ग करोगे। ठीक है। उसके बाद में त्रिभुज के बारे में भी अपन बेसिक चीजें देखी थी। क्या देखे थे त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या है? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। फिर त्रिभुज के प्रकार देखे थे। त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर देखे थे। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज माने तीनों भुजाएं अलग अलग होगी। और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होगी, तीसरी भुजा अलग होगी। और समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होगी या समान होगी, है ना? ये देखे थे। उसके बाद में कोण के आधार पर भी देखे थे। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और न्यून कोण। समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा कोई, और न्यून कोण 90 डिग्री से कम, और अधिकोण। तो ये देखे थे अपन। उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना वह भी देखेंगे, है ना? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है उसके हिसाब से इसका फार्मूला अलग अलग होगा। जैसे मान लो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज आप जानते हैं पहले से कि एक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो इसका एरिया कैसा निकलता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इससे इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन मान लो इसी का परिमाप निकालना, तो क्या करोगे? तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे। कर्ण कितना है इसका और आधार कितना है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तीनों जोड़ दोगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज के बजाय मान लो विषमबाहु त्रिभुज है, तो विषमबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग। अगर ये भुजा ए है, ये भुजा बी होगी और ये भुजा सी होगी, तीनों भुजा अलग अलग। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसका क्षेत्रफल हेरोस का जो फार्मूला है उससे निकलेगा। तो S लिखते हैं, उसके बाद में S में से पहली भुजा को माइनस करते हैं, फिर S में से दूसरी भुजा को माइनस करते हैं, और S में से तीसरी भुजा को माइनस करते हैं, है ना? और S कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ोगे और उसमें 2 का हाथ दोगे। इससे विषमबाहु त्रिभुज का अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर इसका परिमाप निकालना तो वही तीनों भुजा आपको पता है, तो तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ दोगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा, है ना? तो अभी केवल अपन फार्मूला देख रहे हैं कैसे कैलकुलेट करना हो, उसके बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है ये दोनों? और अगर मान लो त्रिभुज कौन सा हो? समबाहु त्रिभुज, है ना? तो समबाहु त्रिभुज के लिए नाम से स्पष्ट है, समबाहु इसका मतलब है कि सभी भुजाएं क्या होगी? समान होगी। अगर ये भुजा एक ही है तो ये भी एक ही होगी और ये भी कितने की होगी? एक ही होगी। इसका एरिया कैसे निकालोगे? 3/4 गुणित भुजा का वर्ग, इससे निकाल सकते हैं। और अगर इसका पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर यानी कि उसकी बाउंड्री, तो बाउंड्री कैसे निकालोगे? तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे। पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस
तीसरी भुजा, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज। अब कौन सा बच्चा है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो सम यानी कि समान, और द्वि यानी कि 2, और बाहु यानी कि भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होगी, है ना, तीसरी भुजा अलग हो सकती है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? b/4 कितना? 4a² माइनस b²। इससे आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये भुजा कितना है? a, और ये भुजा भी कितना है? a। तो ये मान लो ये भुजा अलग है, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है? बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा क्या है? अलग है। इसका मतलब है कि ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। 2 भुजाएं समान, तीसरी भुजा अलग है। इसका क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं। और इसका आपको परिमाप निकालना है। परिमाप यानी कि उसकी बाउंड्री। तो बाउंड्री को तो इसका मतलब तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ दोगे तो परिमाप क्या होगा? a प्लस a प्लस b, यानी कि 2a प्लस b हो जाएगा। तो इससे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अपन, है ना? जैसे अपन ये 4 कैसे आया? क्या ये वाला फार्मूला कैसे डेवलप हुआ? ये तो प्रूव करना पड़ेगा फिर, लेकिन प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब जैसे डेरिवेशन इनका कैसे आता है, तो डेरिवेशन मतलब यहाँ सीखना चाहे तो इसको सीख सकते हैं। तो वो एनसीईआरटी वाली बुक वगैरह में दिया होगा कि ये जो फार्मूला है वो कैसे पैदा हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे। जैसे ऐसे होता है ना कि फिजिक्स वगैरह में अपन कुछ थ्योरम के माध्यम से सत्यापन करके लास्ट में कोई फार्मूला निकालते हैं, तो वो फार्मूला कैसे डेराइव हुआ तो वैसे सीखते हैं, है ना? तो फार्मूला डेराइव कैसे हुआ ये कोई वैसे पूछता नहीं है ना? तो अगर मान लो किसी का निकालना चाहे, किसी का सीखना चाहे, तो ऐसे ही सीख सकते हैं उसको। लेकिन फाइनली तो लास्ट में अपने को याद ही होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज के बाद में पहले फार्मूला देख लेते हैं बेसिक, उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे। चतुर्भुज। तो सबसे पहले चतुर्भुज क्या है, उसके बाद में चतुर्भुज के जो प्रकार है वो, और फिर बाद में इनका एप्लीकेशन वाला पोर्शन की इनको क्षेत्रफल वगैरह परिमाप वगैरह कैसे निकालना। तो सबसे पहले चतुर्भुज नाम से चतुर्भुज। तो चतुर का मतलब, चतुर का मतलब 4, और भुज का मतलब भुजा जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 4 भुजाएं हैं, जो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है वो क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा, है ना? ये कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको बेसिक मतलब पता होना चाहिए, है ना? तो जो पूछेगा वही पता हो, क्या पूछेगा ये तो किसी को नहीं पता है। लेकिन उससे पहले जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर का जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक शब्दावली है, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। अब चतुर्भुज के प्रकार, तो चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं। जैसे एक प्रकार आयत भी है, चतुर्भुज का ही प्रकार है। तो आयत तो आप पहले से जानते हैं। आयत में क्या होगा? जैसे मान लो ये भुजा एक ही है, तो इसके सामने भी कितने की होगी? एक ही। और मान लो ये भी है, तो ये भी कितने की होगी? आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। और जो भुजा है वो एक दूसरे से कितने डिग्री पे कोण पे होगी? 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, तो क्या कहलाएगा? आयत। ये भी तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, आमने सामने की भुजाएं बराबर है और सभी भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे है। और इसके साथ में इसका जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो भी क्या होगा? बराबर होगा। एक प्रकार इसका वर्ग भी है। वर्ग में भी 4 भुजाएं होती है, लेकिन 4 भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी कितनी होगी? ए होगी, ये भी कितनी होगी? ए होगी, है ना? अब अगर मान लो इसका क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? लंबाई गुणित चौड़ाई। ये आप पहले से जानते, पढ़ चुके अपन पहली वाली क्लास में। इसका भी क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालोगे? वही लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब यहाँ पे सेम भुजा है लंबाई और चौड़ाई, तो क्या करोगे? ए गुणित ए, यानी कि भुजा का वर्ग हो जाएगा। चतुर्भुज का एक प्रकार होता है समचतुर्भुज।
चतुर्भुज का एक प्रकार होता है समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज का एक प्रकार होता है समलंब चतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है? लंबाई गुनी चौड़ाई। वो क्या है? लंबाई गुणी चौड़ाई, क्षेत्रफल। समचतुर्भुज आकृति कैसी बनेगी इसकी? सम यानी कि समान, और चतुर्भुज मतलब कि चतुर मतलब चार और भुज मतलब भुजाएं, तो इसका मतलब चारों भुजाएं क्या होगी? समान होगी। तो ये भुजा जितनी है उतनी ये भी भुजा होगी, है उतनी ये भी होगी, उतनी ये भी होगी। तो आप देखो, आप सोचोगे कि समचतुर्भुज में भी तो चारों भुजाएं समान है, वर्ग में भी तो चारों भुजाएं समान है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पर जो चारों भुजाएं वो 90 डिग्री के एंगल पे, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पे नहीं है। तो ये भी ए है, तो ये भी कितना होगा? ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो कैसे निकालोगे इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई। विकोण का गुणा होगा। 1/2 विकर्ण का गुणनफल। पहले देख लेते हैं बेसिक है। समांतर चतुर्भुज मतलब तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर होगी। दोनों भुजा एक दूसरे के समानांतर। ये भुजा इसके समानांतर होगी, है ना, और इस भुजा के समानांतर ये भुजा होगी, और ये जिस लंबाई की होगी उतनी लंबाई की होगी, जिस लंबाई की होगी ये इस लंबाई की। यानी कि समानांतर चतुर्भुज का संबंध किससे है? आयात से। इसमें भी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसमें भी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है ना। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर जो चारों भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे होती है, यहाँ पर चारों भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पे नहीं होती है। और वर्ग का संबंध किससे है? समचतुर्भुज से। यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर होगी, यहाँ पर भी चारों भुजाएं बराबर होगी। यहाँ पर चारों भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पे है, यहाँ पर चारों भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पे नहीं है। ठीक है। और समलंब चतुर्भुज में क्या होगा? चार भुजाओं में से दो भुजाओं का जोड़ा कैसा होगा? एक दूसरे के पैरेलल होगा, लेकिन एक भुजा पैरेलल नहीं होगा। जैसे मान लो ये भुजा है, दूसरी भुजा ये है, ये दोनों भुजा कैसे? एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल का मतलब है कि दो रेखाएं ऐसी हो जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। जैसे इसको आप कितना भी बढ़ा दो अनंत, इस साइड में इस साइड बढ़ा दो आप, इसको भी कितना भी बढ़ा दो, कभी कटेगी क्या एक दूसरे को? नहीं कटेगी। ये कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं में से जो एक जोड़ा है वो एक दूसरे के पैरेलल होगा और दूसरा पैरेलल नहीं होगा। अब जैसे दूसरा है, दूसरे को बढ़ाओगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो कभी ना कभी ये काट सकता है। वो तो दूसरा जोड़ा पैरेलल नहीं है, लेकिन पहला जोड़ा क्या है? पैरेलल है। अरे तो ये सारी चीजें क्लियर है। अगर नोट करना थोड़ा सा शॉर्टकट में देखना तो देख लो। ज्यामिति में भी काम आएगा इनकी जो विशेषताएं हैं, बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 1/2 गुणित विकर्ण का गुणनफल। और समांतर चतुर्भुज का या नीचे आएगा नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई। और जो समलंब चतुर्भुज है ट्रेपेजियम, इसमें जैसे मान लो ये भुजा ए है और ये भुजा बी है, और इनके बीच की जो दूरी है यानी कि जो हाइट है वो मान लो एस मान लो। इसका मतलब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? ए और बी है, तो उनका जोड़ मतलब कितना होगा? ए प्लस बी। और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? हाइट एच। तो इससे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल सकता है। तो ठीक क्लियर है ये सभी? तो चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। आयत यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और सारी भुजाएं 90 डिग्री के एंगल पे होंगी, और इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के हिसाब से निकाल सकते हैं। और वर्ग यानी कि चारों भुजाएं
बराबर होगी। बराबर। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? भुजा गुणित भुजा। भुजा। और सबका परिमाप निकालना। परिमाप में तो सभी में वही है, सारे की बाउंड्री जोड़ दोगे। परिमाप का मतलब क्या होता है? बाउंड्री कितनी है वो परिमाप होता है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या होगा? चारों भुजाएं समान होगी, बराबर होगी। लेकिन चारों भुजाएं 90 डिग्री कोण पे नहीं होगी। इसका एरिया कैसा निकालोगे? 1/2 गुणित विकर्ण का गुणनफल। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में क्या होगा? आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होगी, है ना? लेकिन चारों भुजाएं 90 डिग्री कोण पे नहीं होगी। बी पैरेलल है बी के और ए पैरेलल है ए के, और साथ में दोनों बराबर भी है। इसका एरिया कैसे निकालोगे? आधार गुणित ऊंचाई करोगे। और समलम चतुर्भुज, तो समलम चतुर्भुज का मतलब है कि चार भुजाओं में से एक जोड़ा क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल होगा, है ना? तो यहाँ पर ए और बी पैरेलल है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अगर इनको आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं कटेगी, लेकिन इनको कितना भी आगे बढ़ा दो ये कभी नहीं कटेगी। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? 1/2 और समांतर भुजाएं कितनी है उसको जोड़ दोगे, a प्लस बी गुणित इनके बीच की दूरी, है ना? उनके बीच की दूरी है, ऊंचाई जो भी बोलो। क्लियर है? ठीक है। अब क्षेत्रफल में दो चीज, एक चीज और बचती है, वृत्त। वृत्त भी 2D डायग्राम है। वृत्त में सबसे पहले बेसिक चीजें देख लो जो आपको जानना चाहिए। रोक दिए। तो वृत्त का मतलब क्या है? वृत्त क्या है? तो अगर जैसे मान लो ये बिंदु है, ठीक है? अगर इस बिंदु को ऐसे बहुत सारे अनंत बिंदु को आपस में आप मिलाते हैं, जैसे ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये, ऐसे, और इन बिंदु को आपस में मिला दोगे। मिलाने के का मतलब है कि अनंत बिंदु और अनंत बिंदु पास पास में बनाओगे तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा, है ना? और वृत्त भी कैसी आकृति है? 2D, 2 आकृति है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई होगी लेकिन ऊंचाई नहीं होगी, है ना? एक प्रकार का रिंग की तरह। तो यहाँ पर बेसिक शब्दावली कुछ मिलेगी। तो ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं को आपस में आपने मिला दिया तो क्या बना? वृत्त बना। तो यहाँ पर बेसिक शब्दावली क्या मिलेगी? जैसे ये वृत्त शब्द है, कुछ शब्द और मिलेंगे। त्रिज्या शब्द मिलेगा, जीवा शब्द मिलेगा, व्यास शब्द मिलेगा, चाप मिलेगा, है ना? और परिधि शब्द मिलेगा। परिधि या परिमिति बोलो, एक ही बात है। तो एक एक को समझ लो। जैसे मान लो ये क्या है? वृत्त है, और ये वृत्त का केंद्र है। और वृत्त का केंद्र, इसका मतलब है कि इस केंद्र से ये सारे बिंदुओं की दूरी क्या होगी? समान होगी। आप कहीं से भी दूरी नाप लो, इधर नापो या इधर नापो या इधर नापो, किधर भी नापोगे समान होगी। तो ये क्या कहलाएगा? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या को r से लिखते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल है रिंग के रूप में, इसको क्या बोलते हैं? परिधि कहते हैं। परिधि मतलब एक प्रकार से नॉर्मली अपन त्रिभुज और चतुर्भुज में परिमाप जो बोल रहे थे वही यहाँ पर वृत्त के रूप में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? परिधि इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? अगर किसी क्वेश्चन में मान लो परिधि की बजाय कुछ और शब्द भी लिख दे, परिमिति, है ना, या परिमाप भी लिख दे, तो उसका मतलब वही है। उसका मतलब है कि उसकी बाउंड्री कितनी है। तो ये परिधि और ये त्रिज्या है। लेकिन अगर मान लो आप कुछ भी रेखा ऐसे खींचते हैं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती है, जैसे ये भी वृत्त का एक पॉइंट है, ये वृत्त का एक पॉइंट है, तो वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है ना? जैसे किसी भी कहीं पे भी हो, जैसे आपने मान लो ये वृत्त बनाया, आप यहाँ लाइन खींच दी, यहाँ लाइन खींच दी, यहाँ ऐसे खींच दी, तो वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। अब मान लो ये जो जीवा है
इसकी लंबाई आप बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ जीवा खींचिए, यहाँ खींचिए, यहाँ खींचिए, और मान लो कि ये कहां से होके जा रही है, केंद्र से होके जा रही है, तो है तो जीवा ही है ये भी, लेकिन सेंटर से होके जा रही है, इसका मतलब सबसे लंबी होगी। और जो सबसे लंबी जीवा होगी जो सबसे लंबी जीवा होगी उसी का नाम क्या है, व्यास है, डायमीटर। और एक और शब्द आता है चाप। जैसे मान लो कि ये व्रत है, व्रत का आपने छोटा सा हिस्सा काटा है ना, जैसे मान लो यहाँ से आपने काट दिया, यहाँ से और यहाँ से काट दिया और इसको अलग कर दिया, तो ये क्या कहलाता है, चाप कहलाता है ना। लेकिन ऐसे चाप मिला दोगे वो पूरा सर्कल बन जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, व्रत कहलाएगा। तो सबसे पहले बेसिक चीजें, व्रत के कोई क्वेश्चन करने से पहले व्रत में भी बहुत सारे शब्द मिल सकते हैं वहाँ। अब शब्द आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में सारे शब्दों का जो मतलब है वो आपको क्लियरिटी के साथ में उनका मतलब पता होना चाहिए, है ना। तो व्रत का मतलब क्या हुआ, व्रत मतलब एक प्रकार का रिंग, एक प्रकार का सर्कल की तरह है, जिसमें बहुत सारे अनंत बिंदु को आपस में मिला देंगे तो उससे जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, व्रत कहलाएगा। और व्रत में जो व्रत रिंग बन रहा है वो किसी सेंटर पॉइंट से वो समान दूरी पर होगा। कोई सेंटर पॉइंट लिया, उस सेंटर पॉइंट से एक निश्चित बिंदु पर अनंत बिंदुओं को आपने मिला दिया, तो उससे किसकी पैदा होगी, व्रत की उत्पत्ति होगी, है ना। और जो निश्चित पॉइंट है वहां से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, है ना। हाँ, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी। और व्रत के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, जीवा। और जीवा जो कहां से जाएगी, सेंटर से जाएगी, उसी वो जीवा सबसे बड़ी होती है और उसको क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। और जो सर्कल है, रिंग है, उसी को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्लियर है? यस। आप मान लो व्रत में आपको क्या निकालना है, परिधि कैलकुलेट करना है। तो परिधि, इसका फार्मूला कितना होता है, 2 पाई r के बराबर, यानी कि ये जो बाउंड्री है वो किसके बराबर में है, 2 पाई r के बराबर। और अगर इसका क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब है कि ये रिंग कितना स्थान घेर रहा है। क्षेत्रफल का मतलब जो बॉडी है वो कितना स्थान घेर रही है, बॉडी की सरफेस के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र इलाका है वही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका मतलब इस बॉडी के द्वारा घेरा गया स्थान, इसका एरिया कहलाएगा। एरिया कैसे निकालोगे, व्रत का पाई r का वर्ग करोगे, इससे इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। अब ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। और बिल्कुल बेसिक फार्मूला, कुछ और बेसिक फार्मूले कौन से हैं, जैसे मान लो यहाँ जो केंद्र से होकर जाती है वो जीवा क्या लगती है, व्यास कहलाती है। और व्यास कहने का मतलब सेंटर से जा रही है, इसका मतलब इसका आधा एक त्रिज्या है और इस साइड आधी वो एक त्रिज्या है। तो दोनों मिलाकर कितनी त्रिज्या होगी, 2 त्रिज्या के बराबर में होगी। तो आप d बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है ना। और फिर बाद में ये जो बेसिक सीखा उसके बाद में इसके आधार पर क्वेश्चंस, जैसे इनके उपयोग कहाँ पर है ना। तो जो भी डायग्राम, जो भौतिक दुनिया है, इस भौतिक दुनिया में जो भी चीजें दिखेगी आपको आपके आसपास किस टाइप, सर्कल के रूप में, वहां पर इनका एप्लीकेशन वाले पोर्शन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे मान लो आपके आसपास कुआं दिख रहा है, अब कुआं मान लो सर्कल के रूप में है, तो अगर उसकी बाउंड्री कितनी है तो आप किससे निकाल सकते हैं, 2 पाई r से निकाल सकते हैं, है ना। मान लो कोई टंकी है, टंकी सर्कल के फॉर्म में है और उसकी परिधि निकालना है, केवल परिधि ऊपरी हिस्सा या नीचे वाला बंदे वाला हिस्सा निकालना, तो भी किससे निकाल सकते हैं, 2 पाई r के माध्यम से निकाल सकते हैं। या मान लो कोई ग्राउंड है और ग्राउंड कैसा है, सर्कल के फॉर्म में है, गोलाकार ग्राउंड है और उसकी बाउंड्री निकालना जहाँ पे दौड़ हो रही है, वो कितने लंबाई का है, तो आप कैसे करोगे, 2 पाई r के माध्यम से। यानी कि वहां सर्कल पॉइंट ले लो, सर्कल से लेकर त्रिज्या नाप लो और 2 पाई r के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। या मान लो आपका कोई खेत है, खेत की बाउंड्री निकालना है, तो ऐसा नहीं कि आप बाउंड्री पे जाके पूरा नापो, सर्कल पॉइंट ले लिया, सर्कल से आपने त्रिज्या निकाल ली और त्रिज्या निकालने के बाद में 2 पाई r के माध्यम से आप परिधि निकाल सकते हैं। ऐसे ही इस प्रकार की आकृति होगी, वहां पे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे ग्राउंड हो, चाहे खेत हो, चाहे कोई और आकार हो। क्लियर है ये? ठीक है बेटा, तू यस।
वृत्त में दो शब्द और मिलेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अब ये त्रिज्याखंड शब्द क्या होता है, या खंड तो लिखा है ना, सेक्शन। तो जैसे मान लो ये ओवरऑल का क्षेत्रफल, तो ये ओवरऑल स्थान कितना घेरता है, तो ओवरऑल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर का वर्ग। लेकिन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जैसे मान लो ये एक त्रिज्या आपने एक ये ड्रॉ करी, एक त्रिज्या ये बनाई, तो ये जो इलाका है, जैसे मान लो इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है, इतने इलाके का, तो कैसे निकालोगे, है ना। इसका ओवरऑल क्षेत्रफल कितना है, नहीं 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर का पाई आर स्क्वायर, ये ओवरऑल क्षेत्रफल है ना। अब यहाँ पर ये त्रिज्याखंड, ये त्रिज्या ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, ओवरऑल वृत्त तक ओवरऑल कोण कितना बनेगा, 360 डिग्री का बनता है। तो ये मान लो ये थीटा कोण है, मान लो यहाँ का ये जो एंगल है, मान लो ये थीटा का है ना। तो ये थीटा एंगल है ओवरऑल एंगल में से, ओवरऑल एंगल कितना होगा 360 डिग्री। तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। हाँ, वही मान लो ओवरऑल निकालना, तो ये यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 360, यहाँ पर भी 360, 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, वापस कितना आ जाएगा, पाई आर का वर्ग जो ओरिजिनल था वो आ जाएगा। क्लियर है ये। अगर यहीं पे आपको ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना, ऐसे ही ये पूरी परिधि कितनी होती है, ओवरऑल बाउंड्री कितना है 2 पाई आर के बराबर। तो पूरी बाउंड्री नहीं निकालना आपको, थोड़ा सा हिस्सा निकालना है ना। इसका चाप की लंबाई निकालना, चाप का मतलब आप जानते हैं, जो परिधि है, परिधि के थोड़ा सा टुकड़ा वो क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। जैसे मान लो ये परिधि है, इस परिधि को आपने यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया, ये ऐसा हिस्सा हो गया, यहाँ ऐसा हिस्सा हो गया, यहाँ ऐसा हिस्सा हो गया, ये क्या कहलाएंगे, चाप कहलाएंगे। अगर मान लो ये जो यहाँ तक का हिस्सा है वो क्या है, चाप है। और अगर मान लो कि आपको परिधि तो पूरी ओवरऑल होती है, आपको केवल ये चाप की परिधि निकालना है, मतलब ये चाप कितना है, इतने की बाउंड्री निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ये 2 पाई आर लिखा, ये इस चाप के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, थीटा डिग्री बटे 360 डिग्री। ठीक है, चाप की लंबाई निकल सकती। क्या हुआ, कुछ नहीं। बेटा अब देखो, ये तो पूरा सर्कल था है ना। अगर इस सर्कल को आप तोड़ देते और हाफ कर देते हैं, मान लो ये हाफ सर्कल है, तो पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर, ये पूरे का क्षेत्रफल है। अगर आप आधे का क्षेत्रफल निकालोगे, इसका मतलब पूरे का क्षेत्रफल इतना है, तो आधे का कितना हो जाएगा, आधा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल निकालोगे, इसका तो पूरे का कितना था, पाई आर का वर्ग, आधे का निकालोगे तो 2 का भाग कर दोगे, है ना। ये पहली बात। दूसरी बात, ये तो ओवरऑल क्षेत्रफल है ना, और ये परिधि कितनी होती है, पेरीमीटर 2 पाई आर, ये पूरे सर्कल की परिधि है 2 पाई आर। अब आधे की निकालना तो क्या करोगे आप, 2 का भाग दे दोगे, ये 2 पाई आर, इसमें 2 का भाग दिया आपने, तो ये आधे की परिधि कितना निकला, इतना हिस्सा तो निकला आपका। लेकिन ये कटोरा जैसे मतलब ये एक और चीज जनरेट हो गई,
है ना। नॉर्मली ऐसा ही सर्कल है तो पूरा ये कितना है 2 पाई आर 2 पाई है, आर। लेकिन जैसे ही आपने हाफ किया तो यहाँ से यहाँ तक तो ये कितना है 2 पाई आर बाई 2, हाँ लेकिन ये चीज और है ना। हाँ और हाफ इसका मतलब क्या, ये भी रेडियस के बराबर और ये भी रेडियस के बराबर, यानी कि ओवरऑल कितना है 2r के बराबर। तो इसका मतलब है कि ये इतना तो कितना है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 है, और ये भी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा r प्लस r कितना होगा 2r होगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है पाई आर प्लस 2r, ये क्या निकल जाएगा परिधि। आपकी परिधि निकल जाएगा। अब ये फार्मूला ने आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली ऐसे सोच सकते हैं। परिधि का मतलब ही होता है कि इसकी बाउंड्री, अब बाउंड्री निकालने इसका मतलब है कि आपने इतना निकाला इसको छोड़ नहीं सकते, है क्लियर है। यस चलो आप आ जाओ क्वेश्चन पे। यस 5 और 6 ये तो हो गए थे ना। हाँ 7वां क्वेश्चन क्या है, एक त्रिज्याकार खेत की भुजाएं तो त्रिभुज पे क्वेश्चन है, खेत कैसा है त्रिभुजाकार खेत है, और उसकी भुजाएं कितनी कितनी दी है 20 मीटर 21 मीटर 29 मीटर लंबी है। 20 मीटर 21 मीटर 21 मीटर 29 मीटर। हाँ इस खेत में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या हो? तो कितने लग रहे खर्च 25 रुपए वर्ग मीटर की दर प्रति से वर्ग मीटर की दर से वर्ग मीटर की दर से खर्च क्या होगा? खर्च क्या होगा, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक खेत दिया है, उस खेत की आकृति दी गई, खेत की आकृति कैसी दी गई है त्रिभुजाकार दी गई, और त्रिभुजाकार में एक भुजा कितनी देती है 20 मीटर। एक मेड़ मान लो 20 मीटर का है, दूसरी साइड में मेड़ 29 का है, और तीसरी साइड में 21 मीटर का है, ऐसा खेत है। ये खेत का सेट दे दिया आपको, और खेत में क्या है फसल काटने का। हाँ फसल काटने का खर्च, तो जो ये खर्च का ही कह रहा है फसल काटने का 1 मीटर पे फसल काटने का, और फसल काटने का 1 मीटर वर्ग मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा हो रहा है 25 रुपया खर्च हो रहा है। तो खेत का क्षेत्रफल आप निकाल लोगे, उससे निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो त्रिभुज को देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कैसा है त्रिभुज, सब भुजाएं अलग अलग है, इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज यानी कि कौन सा फार्मूला लगेगा हेरोस का। तो हेरोस का फार्मूला क्या होता है एस में से पहली भुजा को माइनस करोगे, इसमें से दूसरी भुजा को माइनस करोगे, इसमें से तीसरी भुजा को माइनस करोगे, ये फार्मूला है। और एस कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, तीनों भुजाएं कितनी है 20 है 21 है 29 है बटे 2, तीनों भुजाओं का जोड़ कितना होगा 20 और 21 41, 41 और 29 और 70 बटे 2 35। तो ये किसकी वैल्यू आ गई एस की वैल्यू आ गई। और मान लो ये ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू मान लो, इसको सी की वैल्यू मान लो। अब यहाँ पर आप वैल्यू को रखोगे, एस की जगह कितना रखोगे 35। एस में से पहली भुजा जाएगी, पहली भुजा कितनी है 20, 35 में से भी जाएगा तो 15, 35 में से 21 जाएगा तो 14, और 35 में से 29 जाएगा तो 6। अब यहाँ से आपको मालूम है टुकड़े को तो जोड़ा बन रहा होगा तो बाहर निकल जाएगा, क्यों ये करनी है स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है कि दो के जोड़े बनना चाहिए। 35 को 7 पंजे 35, 3 गुणित 5, 3 गुणित 5, 2 गुणित 7, 2 गुणित 7, 3 गुणित 2, 3 गुणित 2, 7 का जोड़ा 7 के साथ में, 5 का जोड़ा 5 के साथ में, 3 का जोड़ा 3 के साथ में, 2 का जोड़ा 2 के साथ में। तो क्या क्या बाहर आएगा यहाँ पर 7 5 3 2, ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 35 दिया 105, 105 और 2 कितना हो जाएगा 200, 210,
तो 210 मीटर स्क्वायर। तो आपके खेत का क्षेत्रफल कितना है? 210 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लग रहा है? 25 रुपए लग रहा है। तो इसका मतलब है कि 210 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? 210 मीटर गुणित कितना कर दोगे? 25। तो खर्चा निकाल लोगे आप। तो जो फसल काटने का जो खर्च है 210 गुणित 25 निकल जाएगा ये तो, है ना? 25 एक कम 25 का 5 हासिल 2, 25 गुना 50 और 2 52 और 1 जीरो लगा दिया तो 5250 रुपये। तो ओवरऑल खर्चा कितना आएगा? 5250। ये स्टार्टिंग में आपको फार्मूला लिखना, नहीं तो ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखना और करना, है ना? तो यहाँ पर जो खेत था वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। और खेत की तीनों मेड़ कैसी थी? अलग अलग थी। तो अलग अलग थी, इसका मतलब है कि क्या है वो? विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज है यानी कि कौन सा फार्मूला? हेरोज का फार्मूला लगाओगे। तो एक भुजा 20 की है, एक भुजा 21 की है, एक भुजा 29 की है। इससे आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, कितनी आई? 35 आ गई। हेरोज के फार्मूले में मान रख दिया 35 ये रखा, 35 में से पहली भुजा जाएगा दूसरी भुजा तो 15 आया, दूसरी भुजा घटाया तो 14 आया, तीसरी भुजा घटाया तो 6 आया। इसके बाद में इनके टुकड़े कर लिए और बाहर निकाल लिया जोड़ा बना के। तो ओवरऑल क्षेत्रफल कितना है? 210 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लग रहा है? 25 रुपया। तो इतने खेत में कितना पैसा लगेगा? तो उस पैसे का आपने गुणा कर दिया। तो ओवरऑल पैसा कितना लग रहा? 5250 रुपये। ठीक है। बेटा तो इसको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो त्रिभुज है, उस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इनका अनुपात क्या दिया? 3:4:5। 3:4:5। तो इससे क्या समझ में आता आपको? तो एक भुजा किस अनुपात में? 3 के रूप में, दूसरी 4 के रूप में और एक 5 के रूप में। इसका मतलब है कि सभी भुजाएं अलग अलग है। इससे समझ में आता है कि त्रिभुज कौन सा है? विषमबाहु। अब जैसे मान लो एक साइड को आपने कितना माना? 3x माना। दूसरी साइड को कितना माना? 4x। दूसरी साइड को मान लो आपने 4x माना, तो तीसरी साइड को कितना मानना पड़ेगा? 5x मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा हो गया? विषमबाहु त्रिभुज। फिर आगे क्या दिया? और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 216 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें। परिमिति यानी कि बाउंड्री निकालना आपको। तो परिमिति कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के रूप में है ना? इसका मतलब है कि सभी भुजाएं अलग अलग है। अगर एक भुजा 3x है तो दूसरी भुजा 4x और तीसरी भुजा 5x। यानी कि ये त्रिभुज कौन सा है? विषमबाहु त्रिभुज। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया आपको? 216 सेंटीमीटर वर्ग दिया है। और तीनों भुजाओं का यहाँ क्या निकालना आपको? परिमिति निकालना है, यानी कि बाउंड्री निकालना। तो 3 भुजाओं को पहले निकालेंगे अपन सबसे पहले, उसके बाद में जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, है ना? तो जो हेरोज का फार्मूले में एस कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। 3 भुजाएं कितनी है? एक 3x है और एक 4x है और एक 5x। बट्टे में 2 करोगे, ये कितना होगा? 7 और 5 12x। 12x के बट्टे में 2 कितना हो जाएगा? 6x। एस बराबर कितना आएगा? 6x आएगा। अब हेरो के फार्मूले में आप जानते हैं, क्या जानते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। उसके बाद में एस में से पहली भुजा घटाओगे तो 6x में से 3x जाएगा तो 3x। 6x में से 4x जाएगा तो 2x। 6x में से 5x जाएगा तो 1x से लिखो। 1 लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्या है? हेरोज के फार्मूले के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में कितना दिया है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर ये x कितनी बार हो गए? 2 बार।
और ये x कितनी बार हो गया? 2 बार। 2 बार। इसका मतलब एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। और 6 को तोड़ोगे तो कितना लिखोगे आप? 2 गुणित 2 गुणित 3, तो 2 का जोड़ा बन जाएगा और 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो कुल मिलाकर बाहर कितना आएगा? एक बार 2 आएगा और एक बार 3 आएगा। और x कितनी बार आएगा? x के कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े बन रहे हैं। तो इसका मतलब कि x कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 3 दूना 6 और ये x कितना हो जाएगा? 6 x का वर्ग, इधर 216, 6 से काटोगे तो 36 36 18, कितना बचा? 3 36 हो गया। अच्छा 36 x का वर्ग। और जब भी आप वर्ग हटाते तो सामने वाली संख्या काय में होती है? करनी के अंदर होती है। इसका मतलब करनी के अंदर कितना होगा? 36। और 36 का कितना बार आएगा? 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x की वैल्यू आपने 6 निकाल ली। अब तीनों भुजाओं के बाद जहां जहां x है वहां रख दो। यहाँ x है तो यहाँ रख दोगे तो 3 गुणित 6 कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पर 4 गुणित 6 कितना हो जाएगा? 6 24। यहाँ पर 5 गुणित 6 कितना हो जाएगा? 30। और आपको क्या निकालना था? परिमिति। परिमिति का मतलब है कि उसकी सीमा बाउंड्री कितनी है? तीनों भुजा भुजा कितनी है? 18 की। तो 18 और 24 कितना हो जाएगा? 42 और 30 कितना हो जाएगा? 72। तो आपका आंसर कितना होगा? 72। तो ये 18 और ये 24 और ये 30, इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपका आंसर कितना होगा? 72 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर। तो ये आपका परिमाप आ गया। ठीक है। यस सर। बेटा इसको यस। क्या बोला गया अगले क्वेश्चन? 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। 2 त्रिभुज। 2 त्रिभुज है, मान लेगी त्रिभुज है हाँ। और मान लेगी त्रिभुज है। कैसा आपने नहीं मालूम है ना? 2 त्रिभुज है, उनका क्षेत्रफल का अनुपात। जैसे मान लो इसका क्षेत्रफल A1, इसका A2 मान लो, है ना? जो भी मानना हो मान लो। इनका अनुपात दिया 4:3। A1 अनुपात A2 बराबर कितना दिया? 4:3। 4:3। ठीक है। इनकी ऊंचाई का अनुपात। इनकी ऊंचाई का अनुपात। जैसे मान लो यहाँ की ऊंचाई है ये कुछ और यहाँ की कुछ ऊंचाई है, तो ऊंचाई का अनुपात कितना दिया? 3:4। 3:4। 3:4। इसका मतलब है कि डायग्राम के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। है ना? तो इसको समझ लो, ये तो माप के नहीं बनाया, ऐसे ही बनाया है। तो ऊंचाई का अनुपात ये 3 के अनुपात में है, तो ये किस अनुपात में है? 4 के अनुपात में। फिर क्या पूछा गया? इनके आधार की लंबाई का अनुपात क्या होगा? आधार की लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो एक तरफ तो ऊंचाई भी दी है, एक तरफ क्या दिया? क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। अब क्षेत्रफल को मान लो, जैसे मान लो यहाँ पर मानना चाहे तो आप मान सकते, जैसे मान लो यहाँ x मानते तो यहाँ पर भी क्या मानना पड़ेगा? जैसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मान रहे हैं आप? 4x मान रहे हैं, तो दूसरे का कितना मानना पड़ेगा? 3x मानना पड़ेगा, क्योंकि 4x और जो 4 और 3 काय में है? अनुपात में। अनुपात में कहने का मतलब है कि जिस हिसाब से ये बढ़ेगा उसी हिसाब से ये भी बढ़ेगा। यानी कि यहाँ x आएगा तो यहाँ पर भी x आएगा, है ना? और अगर मान लो ऊंचाई भी काय में? अनुपात में, तो ये भी सेम होगा। अगर ये मान लो 3y के रूप में है तो ये कितना होगा? 4y के रूप में होगा। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया, तो क्षेत्रफल आप जानते हैं, जहां पर ऊंचाई दिया और ऊंचाई दिया मतलब कि समकोण त्रिभुज बन सकता है परपेंडिकुलर लंब के रूप में। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना? ये होता है बेस इंटू हाइट, और 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो, ये पहले में, ये दूसरे में, और इनका अनुपात कितना दे रखा है? 4:3 ये दिया है। तो यहाँ पर बेस कैसे? बेस कितना होगा? जैसे मान लो पहले में बेस निकालना है। अच्छा, बेस निकालना आपने। हाइट है, हाइट क्या है? ये हाइट दी हुई है और क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। ये बेस निकालना आपने को। तो पहले की हाइट कितनी मानी अपन ने? 3। तो यहाँ आप लिखोगे, जैसे मान लो पहले का बेस B1 मान लो, दूसरे का बेस B2 मान लो। तो यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। और ये पहले का B1 है, पहले की हाइट कितनी है? 3y।
बट्टे में B2 B2 चार। और दूसरे की हाइट कितनी है? चार। 4y। y से y कैंसिल हो जाएगा और क्षेत्रफल माना कि 4x और 3x, तो वहां पे भी x और x कैंसिल हो जाएगा। वो तो लगाना चाहे तो यहाँ पर x लगा दो, है ना? नहीं लगाना तो नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये कितना हो जाएगा? 4x बटे 3x। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? b1 बटे b2 बराबर 4 का गुणा इधर होगा, 4 चौक 16, 3 का गुणा इधर होगा, 3 तरी 9। तो ये बेस का रेशियो आ गया, है ना? आधार का अनुपात आ गया। यही पूछा है। आधार का अनुपात पूछा तो पहले वाले त्रिभुज का आधार किस अनुपात में होगा? 16 के रूप में, और दूसरे वाले त्रिभुज का अनुपात किस रूप में होगा? 9 के रूप में होगा, है ना? तो देख लो एक बार, तो दो त्रिभुज दिए हुए थे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 है। एक त्रिभुज की ऊंचाई 3 के रूप में है अनुपात के रूप में, और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई 4 के रूप में है। पहले त्रिभुज का अनुपात बराबर पहले त्रिभुज का अनुपात और दूसरे त्रिभुज का अनुपात बराबर 4 अनुपात 3। तो पहले त्रिभुज का अनुपात, इसका मतलब कि 1/2, अगर समकोण त्रिभुज के हिसाब से 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वही 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन दोनों बेस का अनुपात पूछा, बेस अलग अलग होगी और हाइट भी अलग अलग है, तो इनको h1 h2 मान सकते हैं। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बेस तो अपने को निकालना है। पहले वाले की हाइट कितनी है? 3y, दूसरे की कितनी है? 4y। पहले वाले का अनुपात कितना है? 4x, दूसरे का कितना है? 3x है। x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। और ये आपको पता है कि जब भी दो चीजें आती है और बीच में बराबर का चिन्ह आता है तो वो समीकरण के रूप में होता है। और समीकरण वाली चीजों को सोल्व करना तो कैसे करते? तिर्यक गुणा करते हैं। जो नीचे है तिरछा गुणा हो जाएगा, नीचे उसका गुणा ऊपर वाले साइड में होगा, और जो ऊपर है उसका गुणा नीचे के साइड में होगा। तो 4 का गुणा 4 में होगा तो 16, 3 का गुणा 3 में होगा तो 9। तो ये आपका क्या आ गया? बेस का अनुपात आ गया। क्लियर है? यस सर। मिटा दो। यस। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है तथा एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है। कर्ण 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना? तो इसका क्या निकालना है आपको? क्षेत्रफल एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिभुज है, वो समकोण है, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का, उसका बेस कितना है? 12 सेंटीमीटर है, और उसका जो कर्ण है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो आपको एरिया निकालना है। और एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार तो लिखनी है, यहाँ पर ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई निकाल लो, है ना? और ऊंचाई कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण कितना है? 13। तो 13 का वर्ग करोगे आप बराबर 12 का वर्ग धन, ये परपेंडिकुलर, ये लंब नहीं मालूम आपको, तो जो लिखना वो लिख लो। यहाँ पर x मानना, तो ये x मान लो। 13 का वर्ग कितना होगा? 169। 12 का 144। 169 में से 144 आएगा तो कितना बचेगा? 25। और यहाँ पर वर्ग, इसका मतलब है कि ये काय में होगा? करनी के अंदर आ जाएगा, और करनी के अंदर आएगा इसका मतलब स्क्वायर रूट, है ना? घात 2 वाला रूट। तो बाहर निकलेगा तो जो 2 का जोड़ा बनना चाहिए, तो कितना आ जाएगा? 5। x बराबर कितना होगा? 5 होगा, है ना? तो x की वैल्यू कितनी है? 5। तो हाइट आ गई 5। एरिया निकाल सकते हैं आप। तो एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 बेस कितना? 12। हाइट कितना है? 5। 2 6 12, 6 5 30। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपका? एरिया आ गया, है ना? बाकी यूनिट सेंटीमीटर में दी थे ना, तो इसलिए आपका एरिया भी क्या में होगा? सेंटीमीटर वर्ग में होगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर वर्ग आएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा। सेंटीमीटर 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 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है कि सभी भुजाएं क्या होगी, समान बराबर बराबर होगी। 8 सेंटीमीटर। 8 इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो हाइट भी निकालना आपको, और इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, और क्षेत्रफल भी निकालना भी ज्ञात करना है ना। तो एक समबाहु त्रिभुज दिया, प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए, है। है ना। तो इसका मतलब है कि एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, कर्ण कर्ण 3 के बटे में 4 गुणित भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, ये फार्मूला है। तो ये कर्ण 3 बटे 4, भुजा कितनी दे रखी है, 8, 8 की घात 2 यानी कि 8 गुणित 8 कितना हो जाएगा, 64। इसको काट दोगे आप, 4 एकम 4 और 4 6 24, 4 एकम 4, 4 6 24, तो आपका आंसर कितना आया, 16 कर्ण 3। क्या है ये, क्षेत्रफल। काय में दी यूनिट, 8 काय में दिया था, सेंटीमीटर में, तो ये भी काय में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये क्षेत्रफल निकाल गया। हाँ। अब आपको क्या निकालना है, हाइट। हाइट निकालना है। हाइट कैसे निकालोगे, कर्ण 3 बटे 2, 1 बटे 2 आधार ऊंचाई 1 बटे 2 आधार गुणित ऊंचाई। 1 बटे 2 बटे 2 आधार गणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई। तो इससे कैसे निकालोगे, इसका ऊंचाई का सूत्र है ना वो, कर्ण 3 बटे 2 गुणित में ये भुजा। एक कोण 90 डिग्री नहीं यहाँ नॉर्मली ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कैसे निकाल सकते हैं, ये ओवरऑल कितना है, 8 है। तो इसका मतलब है कि ऊंचाई निकालना, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये भुजा 8 है, तो ये हाफ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लग गया यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस ऊंचाई का वर्ग 64 में से 16 जाएगा तो 48, और वो वर्ग हटाओगे तो ये करनी में आएगा 48 का 12 चौक 48, 4 का कितना बाहर निकलेगा, 2, और इसका 12 में 3 चौक 12, इसका भी 3 रहेगा। टुकड़े हो जाएंगे, मतलब 3 गुणित 4 गुणित 4 बराबर एच, 4 का जोड़ा बन गया, तो 4 बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4 करनी 3। ये क्या आ गया आपकी हाइट आ गई। आंसर तो जो पूछा वही होगा, हाइट पूछा तो हाइट होगा। है ना? तो कौन सा त्रिभुज था ये, समबाहु। सारी भुजाएं बराबर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। एरिया पूछा, कर्ण 3 के बटे में 4 गुणित भुजा का वर्ग, और भुजा कितना 8 था तो 8 रख दिया, आपने आंसर निकाल लिया। उसके बाद में आपने ऊंचाई पूछा, हाइट कितनी, तो हाइट यानी कि यहाँ से इससे आपने परपेंडिकुलर डाला। अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे डालो, यहाँ से इधर भी डाल सकते, यहाँ से इधर भी डाल सकते परपेंडिकुलर। तो ये आपने डाला, तो ये क्या है, इस त्रिभुज की हाइट है। अगर मान लो इसको बेस मानते, तो इसको बेस मानोगे तो फिर यहाँ से यहाँ हाइट हो जाएगी। अगर इसको बेस मानते हो तो यहाँ से यहाँ हाइट होगी, है ना। इसको आपने बेस माना और ये परपेंडिकुलर डाला, ये हाइट है। इसका मतलब है कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, तो ये तो 8 ही है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो 64 इधर 16, 64 में से 16 गया तो 48, यहाँ से वर्ग को हटाया तो ये करने के अंदर आएगा, करने के अंदर आया, इसका मतलब है कि जो जोड़े में होगा वो बाहर निकलेगा, नहीं जोड़े में होगा तो बाहर नहीं निकलेगा। तो कितना है, 4 करनी 3 सेंटीमीटर, ठीक है हाइट, ठीक है। चलो मिटा दो इसको। यस सर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना होगा। त्रिभुजाकार खेत है, हाँ। है ना। उसकी ऊंचाई का 3 गुना। तो खेत कैसा है, त्रिभुज के आकार का। मान लो ये खेत है और त्रिभुज के आकार का खेत है, आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। तो आधार काफी बड़ा है, हाँ। है? जैसे मान लो
कि ये कोई त्रिभुज है ऐसा कुछ, है ना। कहने का मतलब जैसे मान लो ये 3 होगा तो इसका 3 गुना कितना होगा, 9 होगा। क्या अगर मान लो ये h है तो ये कितना होगा, 3h होगा। ये बोला ना कि एक खेत कैसा है, त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुज आकार का है, और उस खेत में जो ऊंचाई है त्रिभुज खेत में, उस ऊंचाई से जो आधार है वो कितना है, 3 गुना है। और क्या बोला गया, यदि इस खेत की फसल काटने का खर्च 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से हाँ 1350 हो तो उसका आधार तथा ऊंचाई क्या थी। तो फसल काटने का खर्च 100 प्रति हेक्टेयर। अभी ऐसे भी फसल काटने के दिन चल रहे हैं, है ना। फसल काटने का खर्च कितना आ रहा है, 100 रुपये प्रति हेक्टेयर। 100 रुपये प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर, 1350 खर्च आता है तो ओवरऑल खर्चा कितना आ रहा है, 1350 1350। टोटल। कुल खर्च 1350। रुपये। आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है तो आपको कुल मिलाकर आधार निकालना है और ऊंचाई। और हाइट ऊंचाई निकालना है। तो ये क्वेश्चन में दिया कुल मिलाकर, यस। है ना, ये क्वेश्चन है। तो उसको अपन ने डायग्राम के रूप में चेंज किया। तो खेत कैसा है, त्रिभुज के आकार का है, हाँ। और ये बोला कि जो खेत में जो ऊंचाई है उससे जो आधार है वो कितना है, 3 गुना है ना। और फसल काटने का खर्च 100 रुपया कितने में आ रहा है, 1 हेक्टेयर में। यानी कि 1 हेक्टेयर के अंतर्गत 1 हेक्टेयर के दायरे में आप काम करोगे तो कितना खर्च आएगा, 100 रुपया आएगा। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर का मतलब कितना होता है, यूनिट चेंज करना पड़ेगी, है ना। और कुल खर्च कितना आ रहा है, 1350। अब सिंपल में बोलते हो, जैसे मान लो कि 1 बीघा जमीन में फसल काटने के लिए खर्च 100 रुपया आ रहे हैं या 20 रुपया आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 1 बीघा जमीन में फसल काटने का खर्च 20 रुपया आ रहा है। और कुल मिलाकर मेरे यहाँ मजदूर आए थे, मैं काम कराता हूँ और 100 रुपये दिया, इसका मतलब आप निकाल सकते हैं मेरे पास जमीन कितनी है, क्योंकि 1 बीघा पे मैं कितना पैसे खर्च कर रहा हूँ, 20 रुपया। तो 2 पे कितना खर्च करूंगा, 40। तो 100 रुपये खर्च करें, इसका मतलब कितने बीघा जमीन होगी, 20 से 5 100, तो इसका मतलब 5 बीघा जमीन होगी। तो यहाँ पर 1 एकड़ पे कितना खर्च कर रहे हो, सॉरी 1 एकड़ पे नहीं, 1 हेक्टेयर में कितना खर्च हो रहा है, 100 रुपया। और कुल खर्चा कितना हो रहा है, 1350 रुपये। इसका मतलब है कि 1 हेक्टेयर अगर 13 हेक्टेयर होते तो 1300 रुपये, इसका मतलब 13.5 हेक्टेयर जमीन होगी, है ना। तो 100 का भाग लगा तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 13.5 हेक्टेयर। 13.5 हेक्टेयर होगा। हाँ। और ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, तो कुल खर्च कितना है, 1350 रुपये। उसमें से फसल काटने का खर्च कितना है, 100 रुपया है 1 हेक्टेयर का, 1 हेक्टेयर का, हाँ। है ना। तो 100 का भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 13.5 0 से 0 हाँ। 10 लग जाएगा। तो ये आ गया, ठीक है। हाँ, तो आप इसको मान लो ये हेक्टेयर में है, तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000। जैसे मान लो कि 100, उदाहरण के तौर पे लेता हूँ, जैसे मान लो ये आपका खेत है ना, और ये लंबाई मान लो 100 मीटर है और चौड़ाई भी मान लो कितना, 100 मीटर है। अगर इस इतना खेत है 100 बाय 100 का, तो वो होता है 1 हेक्टेयर के बराबर होता है, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। क्या होगा, तो फाइनली अपने को निकालना है कि यहाँ पर ऊंचाई और बेस। तो ये आप क्षेत्रफल निकाल लिए, और त्रिभुज मान लो ये लंब है, तो यहाँ पर किस टाइप का बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया, 13.5 एकड़, सॉरी 13.5 हेक्टेयर, है ना। 13.5 ये हेक्टेयर है। आप किस में चेंज कर रहे हैं, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। तो 1 हेक्टेयर में कितना होगा, 10,000। 10,000। तो 10,000 का आप गुणा करोगे,
और यहाँ पर 1/2 आधार कितना दिया है 3 एच, ऊंचाई कितना एच, गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये 0 ये दशमलव हटाया आपने, दशमलव के बाद में एक अंक तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, कुल मिलाकर कितने 0 3 0, तो यहाँ पर 135 में आप 3 0 लगा दोगे, ये 3 0 लगा दिए है ना। और जो 3 कहाँ पर है गुणे में है तो वो कहाँ जाएगा बटे में जाएगा, और जो भाग में है नीचे वो कहाँ जाएगा गुणे में जाएगा, तो ये एच गुणित एच क्या होगा एच का वर्ग होगा, तो ये 135 और यहाँ पर कितने 0 है 3 0, 2 नीचे है भाग में तो ये गुणे में जाएगा और 3 कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, काट दोगे 3 चौक 12, एक बचा 3 पंजे 15, कितने 0 3 0, ये कट गया, तो 45,000 का 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 90,000 है ना। उसको ही मिटा के वहीं लिख दो। यही सही है, यही जो तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, तो एज का वर्ग बराबर कितना आया 90,000, और जैसे ही ये वर्ग घटाओगे ये काय में जाएगा करणी के अंतर्गत, और करणी में 90,000 को तोड़ोगे तो कितना 300 गुणित 300, 2 बार लिखा, इसका मतलब एक जोड़ा बन गया, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो एज बराबर कितना होगा 300 मीटर, तो ये आपकी ऊंचाई आ गई उस त्रिभुज की, ऊंचाई कितनी हो गई 300 मीटर, और जो 3 एच है वो क्या है बेस है, तो 3 और एच की जगह कितना 300, तो 3 गुणित 300 कितना होगा 900 मीटर, तो ये पूछा था, ऊंचाई पूछा था और आधार पूछा था। देख लेना एक बार फिर से कि ये खेत कैसा था त्रिभुज के आकार का था है ना, और फसल काटने का खर्चे कितना आ रहा है, कुल में 1 हेक्टेयर में कितना खर्चा आ रहा है 100 रुपए लग रहे हैं, यानी कि 1 हेक्टेयर में अगर वो कटवा रहे हैं तो 100 रुपए खर्च हो रहा है, कुल मिलाकर खर्चे कितना हो रहा है 1350 रुपए, तो इसका 2 हेक्टेयर कोई कटवाएगा तो 200 खर्च होंगे, 3 हेक्टेयर कटवाएगा तो 300 रुपए खर्च होंगे, और अगर 1300 रुपए खर्च कर रहा है इसका मतलब है कि 13 हेक्टेयर में कटवा रहा होगा, और 50 रुपए और इसका मतलब है कि आधा हेक्टेयर होगा, फिर तो इसका मतलब है कि 1350 रुपए, तो कुल मिलाकर क्षेत्रफल कितना होगा 13.5 हेक्टेयर होगा है ना, और निकालना चाहे तो निकाल सकते, 13.5 हेक्टेयर कैसे निकालोगे, ओवरऑल खर्चे कितना है 1350, कुल खर्चे लिखा डिवाइडेड बाय 1, जो 1 हेक्टेयर है उसको उस पे काटने में कितना खर्चा आ रहा है वो नीचे लिखा आपने, तो 100 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ रहा 13.5, ये क्या है आपका आपके खेत का क्षेत्रफल आ गया, खेत का क्षेत्रफल 13.5 हेक्टेयर आया, उस हेक्टेयर को आपने काय में चेंज किया मीटर स्क्वायर में चेंज किया, 10,000 का गुणा किया, तो 10,000 का गुणा करने पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया, और त्रिभुज का फार्मूला आपको पता है पहले से ही, समकोण त्रिभुज के रूप में त्रिभुज होता है तो है ना, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई पूछा है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार 3 एच है और ऊंचाई एच है, और क्षेत्रफल कितना 1,25,000 मीटर। अब यहाँ पे जो गुणे में है वो नीचे भाग में जाएगा, और जो भाग में है वो ऊपर जाएगा, और काटोगे तो एच बराबर कितना आएगा 90,000 आएगा, और यहाँ पे जैसे वर्ग हटाओगे तो 90,000 करणी में जाएगा, और करणी में जाएगा इसका मतलब है कि यहाँ आपको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के जोड़ा बनाओगे, जोड़ा बनाने के बाद में बाहर निकालोगे, और बाहर निकालने में कितना आ रहा है 300, जो 300 आ रहा है वही आपकी त्रिभुज की ऊंचाई है, और उसका आधार कितना ऊंचाई से 3 गुना है, तो 300 का 3 गुना करोगे तो कितना होगा 900। क्लियर है, तो आगे क्वेश्चन कल करेंगे। यस सर।